हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर नृत्य और संगीत के बारे में आप लोग को कुछ बताया जा रहा है। यहां पर कुछ दिया गया है अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए भी कुछ इसमें कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कुछ डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं और उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। नृत्य और संगीत कहता है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नृत्य के 3 पहलुओं का वर्णन करता है। नाट्य, यह नृत्य के नाटकीय तत्व का निरूपण है। नृत्य, इसका आशय नर्तन के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से है। इसमें मुखाभिव्यक्ति, हस्त मुद्रा और पैरों की स्थिति के माध्यम से मनोदशा का निरूपण होता है। जैसे मुख के माध्यम से, हाथ के माध्यम से और पैर की स्थिति के माध्यम से हम लोग नृत्य करते हैं, ठीक है, या अपना मनोदशा को निरूपण करते हैं। नृत्य यह शुद्ध नृत्य है जहाँ शरीर की गतिविधियां न तो किसी भाव का वर्णन करती है और न ही वे किसी अर्थ को प्रतिपादित करती है। कथक, कथक सुर्खियों में क्यों है? गूगल ने प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी की 97वीं जयंती गूगल डूडल के साथ मनाई। सितारा देवी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें नृत्य सामग्री कहा गया था। यह मतलब जिसका तात्पर्य नृत्य की महारानी होता है। नृत्य साम्राज्ञी का मतलब होता है, नृत्य साम्राज्ञी का मतलब होता है नृत्य की महारानी, ठीक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। कथक के संबंध में यह उत्तर प्रदेश का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप है जिसके उद्भव के चिन्ह ब्रजभूमि की रास लीला से मिलते हैं। इसका नाम कथित शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ कहानी कहने वाला होता है। इस नृत्य की विशेषता इसका जटिल पद चाप फुटवर्क है और यह सामान्यतः ध्रुपद संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मुगल काल के दौरान तराना, ठुमरी और गजल जैसे अन्य संगीत भी प्रस्तुत किए जाते थे। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के मिश्रण द्वारा वाला यह एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अपना भाग लेते हैं, ठीक है। कथक विभिन्न घरानों लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस के विकास के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यह संगीत की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी आदि प्रमुख है। ओडिसी या ओडिसी सुर्खियों में क्यों है? ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में ओडिसी संग्रहालय स्थापित करेगी। ओडिसी के संबंध में ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली जल तत्व का प्रतिरूपण करती है। मूल रूप से इसका प्रदर्शन महरीज द्वारा किया जाता था जो मुख्यतः मंदिर नर्तकियों यानी देवदासियां थी। बाद में गोटुपुआ नामक लड़कों के समूह को इस कला में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने मंदिरों में और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए नृत्य किया। ओडिसी में चेहरे के भाव, हस्त मुद्राएं और शरीर की गतिविधियों का उपयोग एक निश्चित अनुभूति, एक भावना व नवरसों में से किसी एक के संकेत के लिए किया जाता है। मुद्राओं के प्रयोग में यह भरतनाट्यम के समान है। नर्तक अपने शरीर द्वारा जटिल ज्यामितीय आकार और आकृतियां बनाते हैं, इसीलिए इसे गतिशील मूर्ति कला के रूप में भी जाना जाता है। गतिविधि की तकनीकियाँ दो आधारभूत मुद्राओं चौक, त्रिभंग के समान निर्मित होती है। चौक एक वर्ग यानी चौकोर की स्थिति है जिसमें शरीर के भार के समान संतुलन के साथ एक पुरुषोचित मुद्रा दिखती है। त्रिभंग मुख्यतः एक स्त्रियोचित मुद्रा है जिसमें शरीर को गले, धड़ और घुटने तीनों जगह से मोड़ा जाता है। ओडिसी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र पखावज, सितार, मंजीरा और बांसुरी है। अन्य शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख विशेषता। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण। कथा का अर्थ कहानी और कली का अर्थ है नाटक, यानी कहानी का नाटक। कथाओं का नाट्य रूप और अधिक व्याख्यान अच्छाई बुराई के मध्य के संघर्ष को प्रदर्शित करता है। आकाश या व्योम तत्व का निरूपण है।
हस्त मुद्राओं और सुखाभिव्यक्ति का सुसंगत क्रम। कर शीर शस्त्रान सर की टोपी। शीर शस्त्रान का मतलब सर की टोपी के साथ अलग अलग रंगों से युक्त विस्तृत श्रृंगार। संबंधित वाद्य यंत्र चेंडा, मधलम, चिंगीला, इलथलम और इडक्का, शंखु, ये सब है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का सर्वाधिक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। एक हार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। संबंधित वाद्य यंत्र मृदंग, बीना या वायलिन, बांसुरी और मजीरा या करताल। मणिपुरी में लाई हरोबा के प्राचीन त्यौहार में इसकी जड़ें मिलती है। वैष्णववाद के आगमन के साथ इस नृत्य को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मणिपुरी नृत्य के सबसे लोकप्रिय रूप रास, संकीर्तन और थांगटा। मुख्य विषय राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित है। यह अपने लयबद्धता और आकर्षक गतिशीलता के लिए जाना जाता है। मुखाभिव्यक्ति अतिरंजित न होकर स्वाभाविक होती है। संबंधित उपकरण पुंग और करताल। सत्रिया असम के महान वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु इस नृत्य की शुरुआत हुई। इस परंपरा के सत्रों वैष्णव मठ का वैष्णव मठ या बिहार द्वारा संरक्षित किया गया है। हस्त मुद्राओं, पद संचलनों, आहार्य और संगीत आदि के संबंध में कठोर सिद्धांतों के द्वारा सत्रिया नृत्य की परंपरा संचालित होती है। इस नृत्य से असम का माजुली द्वीप काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। मोहिनीअट्टम केरल की शास्त्रीय एकल नृत्य शैली जिसका प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु द्वारा धारण किए गए स्त्री रूप यानी मोहिनी द्वारा किए गए नृत्य के रूप में की गई। बिना किसी अनियंत्रित झटके या आकस्मिक अंतराल के शरीर की आकर्षक और लयात्मक गतिविधि इसकी मुख्य विशेषता या लास्य शैली से संबंधित है, जो स्त्रियोचित, कोमल और आकर्षक है। वायु तत्व का निरूपण जटिल मुखाभिव्यक्ति के साथ हस्त मुद्राओं और मुखाभिनय का महत्व। कुचिपुड़ी आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में उत्पन्न वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी द्वारा 17वीं सदी में नृत्य नाटक यक्षगान से इसकी कल्पना की गई। इसमें पित्तल की थाली के किनारे यानी रिम पर नृत्य करना तथा सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर नृत्य करने जैसी तकनीकों का समावेश होता है। इसे तरंगम कहा जाता है। प्राय कुचिपुड़ी कलाकार, नर्तक और गायक दोनों की भूमिका निभाता है। शैली एकल और समूह दोनों प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। नृत्य कर्नाटक संगीत पर किया जाता है, जहां गायक का साथ मृदंगम, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा जैसी वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है। संग्राही नृत्य पहली बार त्रिपुरा के पारंपरिक नृत्य संग्राही को गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत किया गया। अन्य संबंधित महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। यह झांकी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर आधारित थी, जिन्होंने शासन संचालन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया। अष्टप्रधान मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित थे: पेशवा मुख्यमंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त विभाग, सचिव या शुरूनबीस पत्राचार विभाग, सुमंत या दबीर विदेशी मंत्री, सेनापति या सर-ए-नौबत सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन, मंत्री या बकियानबीस राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा, न्यायाधीश न्याय का प्रशासन, पंडित राव धर्मार्थ कार्यों की देखभाल। हिमाचल प्रदेश की झांकी में तिब्बती बौद्ध मठ की गोम्पा का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। यह मठ स्पीति घाटी में स्थित है तथा इसे 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ की झांकी में कलाकारों द्वारा कालिदास के मेघदूतम पर आधारित नृत्य का प्रदर्शन किया गया। मेघदूतम एक गीतिक काव्य है। यह एक यक्ष की कहानी का वर्णन करता है जिसे उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। कालिदास की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें राजा दुष्यंत, शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत के वात्सल्य, विरह और पुनः मिलन का चित्रण किया गया है। रघुवंशम यह रामायण के विषय से संबंधित है। मालविकाग्नि मित्रम या नाट्य पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की मालविका के साथ प्रेम कहानी पर आधारित है।
यानी यह नाटक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र कौन है? अग्निमित्र की मालविका के साथ कहानी इसके जो भी प्यार करता था मालविका के साथ प्रेम कहानी पर आधारित है। कुमार संभव इसका विषय शिव और पार्वती का प्रेमालाप है। ऋतु संहार इस कविता में 6 भारतीय ऋतुओं का चित्रण किया गया है। विवरण, यह संगराई त्योहार के अवसर पर मोग जनजाति द्वारा किया जाता है। विवरण, ठीक है, संगराई पर्व नव वर्ष के स्वागत में मनाया जाता है। मोग अराकानी वंश यानी भारत वर्मा के अराकाना क्षेत्र से संबंधित है और इस समुदाय के लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। ठुमरी, ठुमरी के बनारस और सेनिया घरानों की संस्थापक सदस्यों में से एक गिरजा देवी का निधन हो गया। पृष्ठभूमि, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य शैलियां हैं, उत्तर की हिंदुस्तानी शैली और दक्षिण का कर्नाटक संगीत। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शैलियों में ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा और ठुमरी सम्मिलित है। ठुमरी यह मुख्य रूप से महिला के परिप्रेक्ष्य में लिखे जाने वाले प्रणय गीतों की गायन शैली है। इसे हिंदी की एक साहित्यिक बोली में गाया जाता है जिसे ब्रज कहते हैं। ठुमरी की संरचना और प्रस्तुति अत्यधिक काव्यात्मक है। ध्रुपद, तानसेन सबसे प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में से एक थे। वह सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। यह एक उत्तर भारतीय शैली है जिसकी प्रस्तुति सीधे रूप में होती है और इसमें कोई सजावट या अलंकार नहीं होता। गायकों के साथ बीन एवं पखावज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धमार ध्रुपद के समान ही एक संगीत शैली है लेकिन इसमें अलंकार अधिक होता है। ख्याल, ख्याल का अर्थ है कल्पना होता है। ख्याल का अर्थ होता है कल्पना, यानी 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसे प्रोत्साहन दिया। यह अधिक विशिष्ट सजावट और कसीदेकारी वाले शास्त्रीय गायन की एक शैली है। ख्याल के विभिन्न घराने ग्वालियर घराना, आगरा घराना आदि है। टप्पा, इसमें तेजी से आसमान लयबद्ध लहजे में बुने शब्दों का गान सम्मिलित होता है। टप्पा रचनाओं का राग ठुमरी शैली के समान होता है। अब कहता है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी इसकी जड़ें वैदिक परंपराओं में है जहाँ सामवेद यानी एक पवित्र ग्रंथ है कि श्लोकों को मंत्रोच्चारण के स्थान पर गाया जाता है। इस पर तुर्की फारसी संगीत के तत्वों का प्रभाव है। इसमें समय की बंदिश रहती है। इसमें एक से अधिक गायन शैलियाँ हैं जिन्हें घरानों के नाम से जाना जाता है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर, शहनाई, वायलिन और बांसुरी का उपयोग। कहता कर्नाटक संगीत में यह भक्ति आंदोलन के समय व्यापक स्तर पर विकसित हुआ। इस पर कोई तुर्की फारसी प्रभाव नहीं है। इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है। इसे एक विशिष्ट ढंग से गाने के लिए लिखा जाता है। बिना मृदंगम और मंडोलिन और जलतरंगम, वायलिन और बांसुरी का प्रयोग भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चित्रकला एवं कला के अन्य रूप यानी पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म। आधुनिक चित्रकला, मॉडर्न पेंटिंग। कहता हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की प्रदर्शनियां को गूगल आर्ट एंड कल्चर प्रोजेक्ट द्वारा लाइव शो प्रसारित किया गया जिसमें प्रदर्शित सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में अवनींद्रनाथ की भारत माता थी। आधुनिक भारतीय चित्रकला, भारतीय कला का आधुनिक काल लगभग 1857 के आसपास आरंभ हुआ। आधुनिक युग में पेंटिंग की विभिन्न शैलियाँ इस प्रकार है। ठीक है, चित्रकला की कंपनी शैली, यह चित्रकला की एक संकर शैली है। यह औपनिवेशिक काल में उभरी। यह राजपूत, मुगल और पेंटिंग की अन्य भारतीय शैलियों को यूरोपीय तत्वों के साथ मिश्रित करती है। बाजार चित्रकला, कंपनी चित्रकला के विपरीत इसने यूरोपीय तकनीक के साथ भारतीय शैलियों को मिश्रित नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ग्रीक और रोमन शैली की नकल की। यह शैली बंगाल और बिहार में प्रचलित थी। इन चित्रों में भारतीय बाजारों को यूरोपीय पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित किया जाता था। कालीघाट चित्रकला, इसे कपड़ों या पटों पर किया जाता है जो कि बंगाल में कालीघाट के मंदिर के आसपास विकसित होना शुरू हुई, जहां स्थानीय ग्रामीण स्क्रॉल पेंटर्स, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, और कुम्हारों ने परंपरागत चित्रकला में नई विशिष्टताओं को प्रयुक्त करना प्रारंभ किया था। चित्र को घेरेदार राउंडेड रूप देने यानी 3D प्रभाव के लिए छायांकन का प्रयोग। एक सुस्पष्ट, सुविचारित, गैर यथार्थवादी शैली का प्रयोग, जहां चित्र न्यूनतम लाइनों, विवरणों और रंगों के संयोजन से बड़े और प्रभावशाली बनकर उभरे। पूर्व काल के केवल धार्मिक विषयों के विपरीत सामाजिक और राजनीतिक विषयों की चित्रकलाएं
आधुनिक चित्रकला के प्रमुख प्रतिपादक राजा रवि वर्मा यानी शानदार ब्रिलियंट यानी ब्रश प्रयोग और जीवंत पेंटिंग के कारण उन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। किन्हें? राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल। अवनींद्र नाथ टैगोर आदि हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर की भारत माता 1905 मातृभूमि की भावना का पहला विशुद्ध भारतीय विचार था। कठपुतली हाल ही में 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 21 मार्च। भारत में कठपुतली कला का सबसे पहला संदर्भ तमिल शास्त्र शिलापदिकारम में मिलता है। शिलापदिकारम में मिलता है। लगभग यह पहली या दूसरी सदी ईस्वी पूर्व लिखा गया है। कठपुतली का प्रदर्शन करने वाला कहानी का वर्णन गद्यात्मक या काव्यात्मक रूप में करता है, जबकि कठपुतली का प्रदर्शन इसे दृश्य रूप प्रदान करता है। पौराणिक साहित्य, स्थानीय मिथकों और किंवदंतियों से संबंधित कहानियां प्राचीन भारत में कठपुतली प्रदर्शन का विषय थी। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की कठपुतली शैलियां हैं: धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली और दस्ताना कठपुतली। धागा कठपुतली या मेरियोनेट्स में धागे द्वारा जुड़े हुए अंगों को नियंत्रित किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध धागा कठपुतलियां जैसे कठपुतली राजस्थान, कुंडेई उड़ीसा, गोम्बियट्टा कर्नाटक, बोम्मालट्टा तमिलनाडु। छाया कठपुतली सपाट चित्र होती है जिसमें छाया निर्माण के लिए इसे एक पर्दे के सम्मुख रखा जाता है और इसके पीछे से तीव्र प्रकाश डाला जाता है। कुछ प्रसिद्ध छाया कठपुतली हैं जैसे तोगलू गोम्बियट्टा कर्नाटक, तोलू बोम्मालट्टा आंध्र प्रदेश, रावण छाया उड़ीसा। छड़ यानी रॉड कठपुतली, इस छड़ रॉड कठपुतलियाँ दस्ताना कठपुतलियों का विस्तृत रूप है, लेकिन यह उससे काफ़ी बड़ी है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है और उसी से संचालित होती है। कुछ प्रसिद्ध छड़ कठपुतलियाँ निम्नलिखित हैं: पुतला नाच पश्चिम बंगाल, उड़ीसा छड़ कठपुतली, यमपुरी बिहार। दस्ताना कठपुतलियों को भुजा हाथ या हथेली कठपुतली के रूप में जाना जाता है। किस चीज़ में? भुजा हाथ या हथेली कठपुतली के रूप में जाना जाता है। इसका सिर पेपर में से यानी कुट्टी, कपड़े या लकड़ी से बना होता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकलते हैं। शेष शरीर के नाम पर केवल लहराता घाघरा होता है। कठपुतली चलाने वालों के द्वारा हाथों से कठपुतलियों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। उदाहरण पावाकुथु केरल। थिएटर ओलंपिक। भारत थिएटर ओलंपिक विश्व का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव के 8वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। थिएटर ओलंपिक 1993 में स्थापित थिएटर ओलंपिक विश्व भर के प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेताओं की बेहतरीन प्रस्तुति को प्रस्तुत करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल है। भारत में पारंपरिक थिएटर के विभिन्न रूप: भंड पाथेर कश्मीर, स्वांग हरियाणा उत्तर प्रदेश, नौटंकी उत्तर प्रदेश, रासलीला उत्तर प्रदेश की, भवाई गुजरात, यात्रा बंगाल की, माच मध्य प्रदेश की, भावना असम, तमाशा महाराष्ट्र, दशावतार कोकण और गोवा क्षेत्र, कृष्णाट्टम केरल का लोक थिएटर, मुडियट्टू केरल का लोक थिएटर, कुटियाट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक और तुरुकुत्तु तमिलनाडु का लोक नाट्य है। ठीक है ना? ठीक है, इस तरह से ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो लोक नृत्य है इसको आप लोग याद कर दीजिएगा। ये सब वेरी है। ठीक है ना? भी आई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मूर्ति कला एवं स्थापत्य। बौद्ध मठ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने गुजरात के वडनगर शहर में बौद्ध मठों की तरह दिखाने वाले ढांचे का पता लगाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के तहत पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु प्रमुख संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का रखरखाव करना। इसके अतिरिक्त यह प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। बोधि पर्व बौद्ध विरासत का बिम्स्टेक महोत्सव एक
3 दिवसीय महोत्सव के रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बौद्धि पर्व बौद्ध विरासत का बिम्स्टेक महोत्सव एक 3 दिवसीय महोत्सव के रूप में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय यानी 3 दिन का महोत्सव हुआ। आंध्र प्रदेश के घंटसाला में 70 फीट की बुद्ध प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा पारित किया गया। बौद्ध वास्तुकला का प्रकार। बौद्ध वास्तुकला के निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रकार हैं। स्तूप, विहार, चैत्य या चैत्यगृह। स्तूप या बुद्ध के अवशेषों पर बना हुआ टीला है। यह एक कटोरे के आकार का गोलीय गुंबद होता है। मूल स्तूपों में बुद्ध के अवशेष थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश का पिपरहवा स्तूप भी प्राचीन स्तूपों में से एक है। बिहार, यह भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। यह 1 या 2 मंजिला निवास स्थल होता है जो स्तंभ युक्त बरामदे में खुलता है। चैत्य कहता है यह चैत्य गृह यह एक सभा कक्ष जिसमें पूजा की जाती है होता है, जिसमें एक स्तूप होता है। महाराष्ट्र के लोनावाला के पास स्थित कार्ले की गुफाओं में चैत्य ये अधिकतर शैलोत्कीर्ण गुफाओं के रूप में है। शैलोत्कीर्ण गुफा के रूप में है। ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हैं। अष्ट महास्थान 8 पवित्र स्थान। लुम्बिनी नेपाल बुद्ध का जन्म स्थान। बोधगया बिहार बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ उत्तर प्रदेश पहला धर्मोपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन। कुशीनगर उत्तर प्रदेश मृत्यु या महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण निर्वाण की अंतिम अवस्था यानी अनंत उच्चतम शांति और आनंद को संदर्भित करता है। इसके साथ अन्य 4 श्रावस्ती संकाय से संकिस्सा राजगीर और वैशाली। महत्वपूर्ण मठ लद्दाख हेमिस थिकसे फुकटल मठ और जास्कर रिजोंग। लेह के लिए हो गया डिस्ट्रिक्ट मठ और लाम यूरी मठ। ठीक है। कर्नाटक कहता नामद्रोलिंग निग मापा मठ। नामद्रोलिंग निग मापा मठ कुर्ग में। हिमाचल जो कर्नाटक में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश धनकर टाबो मठ स्पीति घाटी। पालपंग शेरबलिंग मोनेस्टिक सीट कांगड़ा घाटी। नामग्याल मठ धर्मशाला। गांधोला मठ कुंगरी मठ और करदंग मठ। पश्चिम बंगाल धूम मठ उत्तराखंड। मिंडरोलिंग मठ देहरादून। सिक्किम रूमटेक और गोनजंग मठ एचेई मठ रलांग मठ और पेमायांगती मठ अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। होयसल मंदिर वास्तुकला। कर्नाटक के कोलार जिले के वेंकटपुरा में एक सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा होयसल शैली में एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। होयसल वास्तुकला। होयसल वंश में दक्षिणी कर्नाटक में 11वीं 14वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था। होयसल वंश ने होयसल वास्तुशिल्प शैली को इंडो आर्यन और द्रविड़ परंपराओं का मध्यवर्ती माना जाता है। इसके मंदिर अलंकृत और जटिल होते हैं। होयसल मंदिर की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के स्थान पर सोप स्टोन यानी सेलखड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मंदिर का आधार ताराकार होता है और मंदिर की मुख्य संरचना ऊंचे उठे हुए प्लेटफार्म पर निर्मित होती है। मंदिरों को जटिल मूर्ति नक्काशियों द्वारा आच्छादित किया जाता है। प्रसिद्ध होयसल शैली के मंदिरों में से कुछ हैं बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर, हैलीवीड होयसलेश्वर मंदिर और सर आरसीकेरे का ईश्वर मंदिर। आनंद विहार। प्रधानमंत्री ने म्यांमार के बगान में आनंद मंदिर का दौरा किया, जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा नवीकरण किया जा रहा है। इससे संबंधित अधिक जानकारी 12वीं शताब्दी में बर्मा के राजा कियासिस्था द्वारा निर्मित एक बौद्ध मंदिर है। कौन है राजा? कियासिस्था। पूरे बगान क्षेत्र में यह दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। कौन? बौद्ध मंदिर। इसे मोन वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ASI ने 2010 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद मंदिर के संरक्षण कार्य को संभाला। ASI द्वारा किए जाने वाले अन्य संरक्षण कार्य बमियान गुफाएं। अफगानिस्तान के बमियान की बुद्ध मूर्तियां 6 से 7वीं शताब्दी में बमियान घाटी के सम्मुख स्थित चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई थी। 2001 में आतंकी हमलों में इनके नष्ट होने से पहले बमियान की बुद्ध मूर्ति को विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति माना जाता था। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बमियान की बुद्ध मूर्ति। अंकोर वाट 1113 AD से 1150 AD के मध्य लगभग 500 एकड़ यानी 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में निर्मित
यह विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है। यह मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। मूल रूप से इसका निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में हुआ था, लेकिन 14वीं शताब्दी में इसे एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया। ता पुरोहाम मंदिर, ता पुरोहम टेम्पल, कंबोडिया, 1186 एडी में निर्मित और मूल रूप से राज बिहार राजा के मठ के नाम से जाना जाने वाला तापरहाम जयवर्मन 7 की मां को समर्पित है। एक बौद्ध मंदिर था। ठीक है। लाओस का बाटफो, यह नष्ट प्राय खमेर मंदिर परिसर अंकोर वाट से पुराना है। इस मंदिर पर एक अत्यधिक प्राचीन मंदिर 5वीं शताब्दी का। यह एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। हालांकि 3 सिर वाली हाथी पर सवार इंद्र, तूफान और वर्षा के हिंदू देवता तथा गरुड़ पर सवार विष्णु की विभिन्न मूर्तियां यहाँ प्राप्त होती है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है। कौन? लाओस का बाटफो, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है। माई सन मंदिर यानी वियतनाम, माई सन मंदिर परिसर 4 से 13वीं शताब्दी तक की अवधि का है। यह स्थल केंद्रीय वियतनाम में कांगो नाम प्रांत की पहाड़ी सीमा के पास डुई जियोयेन जिले में स्थित है। ठीक है। यह माई सन सभ्यता के समय निर्मित एक हिंदू मंदिर है। अजंता की गुफाएं सुर्खियों में। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का डिजिटल रिस्टोरेशन किया गया। अजंता गुफाओं के बारे में अधिक जानकारी। इसमें 29 शैलोत्कीर्ण बौद्ध गुफा सम्मिलित है, जिसमें विभिन्न चैत्य और विहार हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से अपनी चित्रकला मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला के विभिन्न विषयों में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, पद्मपाणि, कमल धारण करने वाली बोधिसत्व, वज्रपाणि, एक अनुष्ठानिक वास्तु वज्र धारण करने वाले बोधिसत्व और मौर्य विजय शामिल है। अजंता चित्रकला वास्तविक फ्रेस्को तकनीक पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें पहले प्लास्टर किया गया, तत्पश्चात उस पर चित्र बनाया गया। अन्य शैलोत्कीर्ण रॉक कट गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद के निकट स्थित है और बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यह कैलाशनाथ मंदिर के लिए जानी जाती है, जो एक आकस्मिक मंदिर है। ठीक है। एकात्मक मंदिर है। बौद्ध गुफाओं में वैद्यान बौद्ध धर्म से और ब्राह्मण गुफाओं में शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र है। एलिफेंटा की गुफा, ये महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ये महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यहाँ पहले बौद्ध चित्रों को प्रभुत्व था, परंतु बाद में इसका स्थान शैव धर्म से संबंधित चित्रों ने ले लिया। यहाँ की सबसे प्रभावशाली मूर्ति त्रिमूर्ति है, जिसमें शिव को निर्माणकर्ता, संरक्षणकर्ता और विनाशकर्ता के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका की गुफा, यह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित है। यह गुफा निम्न पुराण पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक की अवधि से संबंधित है। यह अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को मुख्यतः लाल और सफ़ेद रंग से बनाया गया है, जिसमें यदा कदा हरे और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रकला का विषय दैनिक जीवन की घटनाओं से लेकर धार्मिक और यथार्थ विषयों तक है। भाजा और कार्ले की गुफाएं, ये मौर्य काल में बनाई गई थी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के अति महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यहाँ पर बुद्ध की चित्र भी प्राप्त होती है। ठीक है। कन्हेरी की गुफा, यहाँ मुंबई में, ये अपनी प्राकृतिक विशाल संरचनाओं, प्राचीन भारतीय वास्तुकला और गुफाओं के 109 विशेष प्रवेश द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के अंदर बुद्ध के लगभग 34 अधूरे चित्र हैं। उदयगिरी गुफाएं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। यहाँ कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिर प्राप्त होते हैं। ये गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी और इनका संबंध वैष्णव, शैव और शाक्त दुर्गा संप्रदाय से। यहाँ गुप्त काल के महत्वपूर्ण शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से प्रतिष्ठित वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो भूदेवी की उदार की कथा से संबंधित है। यहाँ से समान गेरुए रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। स्वातंत्र्योत्तर वास्तुकला, पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर। ठीक है। कहता वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने 2018 की अपनी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में 30 देशों के 25 सांस्कृतिक विरासत स्थल को शामिल किया गया। 30 देशों के 25 सांस्कृतिक विरासत स्थल को शामिल किया गया। यह एक निजी गैर
संस्था है जिसे संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण कला निधियों के तीव्र विनाश के बारे में चिंतित व्यक्तियों द्वारा 1965 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच के माध्यम से संकटापन्न सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है ना। प्रभाव। वॉच लिस्ट में विरासत स्थलों के प्रवेश का अर्थ है वर्तमान में युद्ध, जलवायु परिवर्तन या अन्य खतरों के कारण यह स्थल संकट में है। इन स्थलों में कैरिबियन देश, खाड़ी देश और मैक्सिको के तूफान वाले क्षेत्र तथा देश में चल रहे गृह युद्ध से क्षतिग्रस्त सीरिया में एलेप्पो का शोक शामिल है। भारत की दिल्ली की स्वातंत्र 73 वास्तुकला की पहचान संरक्षण के लिए की गई है। अदालती कार्यवाही की प्रतीक्षा के लिए बिना प्रगति मैदान में स्थित हॉल ऑफ नेशंस इमारतों को तोड़ने के बाद दिल्ली की स्वातंत्र्योत्तर वास्तुकला प्रकाश में आई। यह इमारत 1972 में प्रसिद्ध वास्तुकार राज रेवल द्वारा बनाई गई थी। अन्य प्रमुख स्वातंत्र्योत्तर वास्तुशास्त्रीय उदाहरण: फ्रेंच वास्तुकार ली कार्बुजिए द्वारा सड़कों के अनुक्रमित संयोजन एवं हरित क्षेत्रों के साथ चंडीगढ़ का शहर नियोजन। केरल में लॉरी बेकर की सामूहिक आवास परियोजना में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए भवनों का निर्माण ताकि पर्यावरण के साथ इनका तालमेल किया जा सके। चाल कोरिया के वास्तुशास्त्रीय चमत्कार, जिसमें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी मेमोरियल संग्रहालय, जयपुर के जवाहरलाल कला केंद्र, नवी मुंबई शामिल है। इनमें स्थानों के निर्धारण में प्रचलित संसाधनों, ऊर्जा और जलवायु पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाषाएं एवं साहित्य। प्राकृत भाषा इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद प्राकृत को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए मापदंड: इसके आरंभिक ग्रंथों की 1500 से 200 वर्षों की प्राचीनता है। कुछ प्राचीन साहित्य ग्रंथ जिन्हें इस भाषा को बोलने वालों की कई पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता रहा हो। इसकी अपनी मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, न कि किसी अन्य भाषाई समुदाय से उदाहरण ली गई हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से भिन्न होते हैं, अतः शास्त्रीय भाषा और इसके बाद के रूपों का इसकी शाखाओं के मध्य असत्य तय हो सकता है। प्राकृत के बारे में मानक भाषा संस्कृत से किसी भी तरह का भेद रखने वाली किसी भी भाषा को व्यापक अर्थों में प्राकृत कहा जाता था। यह वैदिक काल के पश्चात पाली के साथ भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषा थी। माना जाता है कि प्राकृतिक भाषा का उपयोग जैन ग्रंथों को अंगीभूत करते समय किया गया था। हाल ही मैंने 300 ईस्वी द्वारा गता सप्तशती यानी 700 छंद की रचना प्राकृत भाषा में की गई, जो श्रृंगारी साहित्य का अनुपम उदाहरण है। यह 700 छंदों का संकलन है, जिसमें 44 कविताओं की रचना स्वयं हाल द्वारा की गई। जैनों के दो प्रमुख संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम में 3 प्रकार की प्राकृत का प्रयोग किया गया। श्वेतांबर संप्रदाय के सबसे प्राचीन सूत्र अर्धमागधी में लिखे गए हैं, जबकि बौद्ध के ग्रंथ महाराष्ट्री में हैं। दिगंबर संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ सौरसैनी में लिखे गए हैं। कोकनी में बाल साहित्य को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के लिए कोकनी भाषा मंडल द्वारा कोकनी में 100 पुस्तकों को अनुवाद किया जाएगा। कोकनी गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। कोकनी भाषा कोकन और मलाबार तट के समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कोकनी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे 5 अलग अलग लिपियां रोमन, देवनागरी, कन्नड़, फारसी, अरबी, मलयालम में लिखा जाता है। इस भाषा का प्रथम ठोस साक्ष्य मराठी कवि नामदेव भक्ति संत 263वें अभंग से प्राप्त होता है। कोकनी 1556 में मुद्रित की जाने वाली प्रथम एशियाई भाषा बनी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार काजुओ इशिगुरो। स्वीडिश अकादमी ने जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को वर्ष 2017 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार काजुओ इशिगुरो को। विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी: इशिगुरो को इनके उपन्यास दी रिमेन्स ऑफ द डे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध मिली। इसके लिए उन्हें 1989 में
बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1989 में बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनकी अन्य रचनाओं में ए पेल व्यू ऑफ हिल और एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग बर्ड आदि शामिल है। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख कृतियों में गीतांजलि, द पोस्टमास्टर, चतुरंगा, चोखेर बाली आदि सम्मिलित हैं। कथा पद्मावत। राजपूत प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च के महीनों में रानी पद्मावती के जौहर सुबह बलिदान का उत्सव मनाते हैं। पद्मावत कहता है यह 16वीं सदी में सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। यह महाकाव्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ की ऐतिहासिक घेराबंदी की कहानी है। मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं सदी के एक भारतीय सूफी कवि थे जिन्होंने अवधी और फारसी दोनों भाषाओं में रचना की। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, उसने एक विशाल अस्थायी सेना को पोषित किया जिसके वेतन का भुगतान नकद में किया जाना था। उसने दाग और हुलिया प्रणाली को लागू किया। उसने कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए 4 अलग-अलग बाजारों और एक विभाग की स्थापना, वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित की गई थी। कहता है उसने कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए 4 अलग-अलग बाजारों और एक विभाग की स्थापना की, वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित की गई थी। भू राजस्व का आकलन करने के लिए उसने भूमि की वैज्ञानिक माप की शुरुआत की। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने खराज भी शुरू किया। उसमें उपज का 50% कर के रूप में राज्य को दिया जाना था। किसी को भी किसानों से सीधे खरीद की अनुमति नहीं थी, केवल व्यापारी ही ऐसा कर सकते थे। दिल्ली के सभी व्यापारियों को स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक था। उसने चौधरी, परगना के मुखिया, खूत, जमींदार और मुकद्दम गांवों के मुखिया के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि बड़े जमींदार भी करों से नहीं बच सकते थे। उसने 2 नए कर यानी घोड़े पर लगाया जाने वाला कर और दूध देने वाली सभी गायों पर कर प्रारंभ किया। जजिया को गैर मुसलमानों पर आरोपित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 24 भाषाओं में अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी और राजस्थानी को भी शामिल है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संबंध में साहित्य अकादमी किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यताओं वाली सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान करती है। जो सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है उसको पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और प्रचार हेतु केंद्रीय संस्था है और यह ऐसा एकमात्र संस्थान है जो 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियां संचालित करती है। कौन? साहित्यिक अकादमी। इसे बोलते हैं इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। भारत सरकार द्वारा 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यह स्वायत्त रूप में कार्य करती है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। अन्य साहित्य पुरस्कार जैसे व्यास सम्मान। 2017 का व्यास सम्मान ममता कालिया को उसकी रचना दुखम सुखम के लिए दिया गया था। यह विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की साहित्य कृति के लिए दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1991 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। भाषा सम्मान 2018 का भाषा सम्मान मगही लेखक शेष आनंद मधुकर को दिया गया। किसको? 2018 का जो भाषा सम्मान मगही लेखक शेष आनंद मधुकर को दिया गया। यह पुरस्कार भी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य अकादमी द्वारा कवर की गई 24 भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की साहित्यकार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे साहू शांति प्रसाद जैन ने स्थापित किया था। यह ऐसे साहित्यकारों की पहचान करता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में
रचना करते हैं। सरस्वती सम्मान, कोंकणी लेखक महाबलेश्वर शैल को उसकी रचना हावठन के लिए 2017 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार संविधान में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में की गई किसी उत्कृष्ट गद्यात्मक या पदात्मक साहित्यिक कृति के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। ठीक है, यह भारत द्वारा 1952 में स्थापित कला की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1986 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह देश में निष्पादन कला के सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करती है। यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त विविधतापूर्ण भारतीय संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत का संरक्षण और प्रसार करती है। अकादमी देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग करती है। ललित कला अकादमी, यह भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापित कला की राष्ट्रीय अकादमी है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1896 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह दृश्य कला के क्षेत्र में भारत सरकार का सर्वोच्च सांस्कृतिक निकाय है। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमेट्रियस गैलानोस, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA द्वारा नई दिल्ली में डेमेट्रियस गैलानोस एंड हिज लीगेसी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। IGNCA के संबंध में यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त कला संस्थान है। इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। इसने भारत के दृष्टिकोण से इंडोलॉजी को पुनः कल्पित करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 में एक दीर्घावधि अकादमिक कार्यक्रम भारत विद्या परियोजना की शुरुआत की। कहता डेमेट्रियस गैलानोस के संबंध में वह एक ग्रीक विद्वान थे जो 19वीं शताब्दी में अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने कई अन्य सांस्कृतिक ग्रंथों के साथ भगवत गीता का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया। इनका प्रमुख योगदान लगभग 9000 शब्दों के संस्कृत, इंग्लिश, यूनानी शब्दकोश का संकलन था। अन्य प्रसिद्ध अनुवाद, चार्ल्स विल्किंस, यह भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले प्रथम अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1785 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक भगवत गीता या डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन था। जेम्स पिरसेप, यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जनरल के संस्थापक संपादक थे एवं उन्हें प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि को समझने के लिए जाना जाता है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता बोडा जनजाति। बोडा जनजाति, बोडा विकास एजेंसी BDA ने उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के बोंडा आबादी वाले सुदूर गांवों में जांच और सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया है। बोंडा जनजाति एक परिचय। बोंडा दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में निवास करने वाली प्राचीन जनजातियों में से एक है। बोंडा को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। इन्हें दो समूह में विभाजित किया जाता है, अपर बोंडा, लोअर बोंडा। बोंडा जनजाति की अपनी भाषा रेमो है। इस भाषा की लिपि नहीं है। यह मुंद्री भाषा समूह में संबंधित है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के सदस्य हैं। वे अभी भी अपनी आदिम सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं को अपनाए हुए हैं। बोंडा में अनूठी विवाह परंपरा है जो कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रदर्शित करती है। इसमें अधिक आयु की महिलाएं अपने से कम आयु के पुरुषों से विवाह करती है। टोडा जनजाति, हाल ही में जनजातीय अनुसंधान केंद्र TRC ऊटी ने जनगणना निदेशालय की इस रिपोर्ट का खंडन किया है। टोडा और कोटा बोलियां विलुप्त होने के कगार पर है। टोडा जनजाति के संबंध में विस्तार, दक्षिण भारत के पृथक नीलगिरी पठारी क्षेत्र में अपने आसपास के लोगों से पहनावे, व्यवहार और रिवाजों में भिन्नता के कारण टोडा जनजाति ने लोगों को अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया। टोडा जनजाति की भूमि अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा निर्दिष्ट एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है तथा इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल को भी घोषित किया गया है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, कहता है इनका एकमात्र व्यवसाय पशुचारण व दूध उत्पादन है। इन्हें धर्म में भैंस का प्रमुख स्थान है। इस धर्म में भैंस का प्रमुख स्थान है। कोटा,
कोटा जनजाति के संबंध में, कोटा जनजाति को तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के लिए देशज माना जाता है। उनका कोटा नाम बाहरी लोगों द्वारा दिया गया था। वे स्वयं को कोब्स कहते हैं। कोटा जनजाति भाषा, जिसे कोबिमांट कहा जाता है, कन्नड़ भाषा की अति प्राचीन व आदिम बोली है तथा यह टोडा भाषा से काफी निकटता से जुड़ी हुई है। कोटा जनजाति स्वयं को हिंदू मानती है। वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है। सोलिया जाति, कॉफी बोर्ड और सामाजिक कल्याण विभाग ने सोलिया जनजाति द्वारा विकसित फलियां बीन्स की ब्रांडिंग हेतु 2.05 करोड़ रुपए की एक परियोजना आरंभ की। सोलिया जनजाति के संबंध में, सोलिया खानाबदोश लोग हैं जो सदियों से दक्षिणी कर्नाटक के बिलीगिरीरंगा पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। बिलीगिरीरंगा पहाड़ी क्षेत्र में सोलिया, इनके नाम का अर्थ है बांस का बच्चा तथा ये लोग शहद, जामुन और लकड़ी जैसे वन उत्पाद पर अपना जीवन यापन करते हैं। सोलिया जनजाति द्वारा सोलगा भाषा बोली जाती है और जो कि द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। रियांग जनजाति, हाल ही में त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति रियांग पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। रियांग पर ये एक चरवाहा जनजाति है, यानी पशुचारण है। ये स्वयं की पहचान ब्रू के रूप में करते हैं। रियांग समाज की प्रकृति पितृसत्तात्मक है। ये काओ ब्रू भाषा बोलते हैं जो तिब्बती बर्मी मूल की है। हालांकि इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। ये होजागिरी लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं, जिसमें महिलाओं का एक समूह मिट्टी के घड़ों पर खड़े होकर स्वयं को संतुलित करता है और साथ ही रंगमंच की अन्य सामग्रियों का उपयोग कर प्रदर्शन करता है। यह लोक नृत्य फसलों की कटाई के साथ जुड़ा हुआ है। सिद्धी जनजाति, सिद्धी भारत और पाकिस्तान में निवास करने वाला एक नृजातीय समूह है, जिन्हें सिद्धी, हबसी या मकरानी भी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी और पूर्वी अफ्रीका में अफ्रीकियों के वंशज हैं, जिन्हें भारत में दासों, सैनिकों या नौकरों के रूप में लाया गया था। सिद्धी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों के वंशज हैं। इनमें से कुछ व्यापारी, नाविक, गरिमिटिया, दास तथा भाड़े के सैनिक थे। विस्तार, इस जनजाति की अधिकांश आबादी भारत में कर्नाटक, गुजरात और हैदराबाद तथा पाकिस्तान में मकरान तथा कराची में निवास करती है। धर्म, सिद्धी मुख्य रूप से सूफी मुस्लिम हैं, यद्यपि कुछ हिंदू एवं रोमन कैथोलिक ईसाई भी हैं। गुजरात में सिद्धी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के आसपास निवास करते हैं। जारवा जनजाति, जारवा ग्रेट अंडमानी, ओंगे और सेंटिनली अंडमान द्वीपों की जनजातियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जनजातियां यहाँ 55,000 वर्षों से निवास कर रही है। जारवा एक शिकारी संग्राहक जनजाति है, जिन्हें पृथ्वी पर सबसे एकांकी लोगों में से एक माना जाता है। ये अंडमान द्वीप के घने जंगलों में रहती है तथा बाह्य विश्व से पूर्ण रूप से कटी हुई है। यद्यपि बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव के कारण जारवा विलुप्त होने के खतरे के सामना कर रहे हैं। अन्य जनजातियों के संबंध, अंडमानी, इनकी जनसंख्या इन द्वीपों में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों में सर्वाधिक है। ये अंडमानी हिंदी बोलते हैं। ओंगे, यह भारत में सर्वाधिक आदिम जनजातियों में से एक है। ओंगे ये अर्ध खानाबदोश है तथा प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त खाद्य पर पूर्णतः निर्भर है। ये कला, कौशल और शिल्प विकसित कर चुके हैं तथा डोंगियों का निर्माण कर सकते हैं। सेंटिनली, ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप के निवासी हैं और पूर्ण एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। इनका व्यवहार बहुत शत्रुतापूर्ण होता है तथा ये अपने द्वीप को कभी नहीं छोड़ते हैं। कोया जनजाति, कोया आंध्र प्रदेश की कुछ बहुभाषी तथा बहुनस्ली कृषक जनजातियों में से एक है। शारीरिक रूप से इन्हें ऑस्ट्रेलॉइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑस्ट्रेलॉइड। कोया स्वयं को कोईथुर कहते हैं। कोया कोई भाषा बोलते हैं। यह गोंडी भाषा से निकटता संबंधित है तथा यह तेलुगु से प्रभावित होता है। कोया अपने स्वयं की निर्जातीय धर्म का पालन करते हैं, किंतु वे बहुत से हिंदू देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को द्वारा आरंभ की गई पहल। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं संचार के समन्वय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु उत्तरदायी है। यह राष्ट्रों तथा समाजों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ व्यापक स्तर पर लोगों को संगठित करता है, जिससे प्रत्येक बच्चा एवं नागरिक पहला गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर सके। एक बुनियादी मानवाधिकार एवं संधारणीय विकास हेतु एक अपरिहार्य शर्त।
विविधता तथा संवाद से समृद्ध एक सांस्कृतिक परिवेश में विकास कर सके एवं निवास कर सकें, जहां धरोहर पीढ़ियां तथा लोगों के मध्य सेतु स्थापित करने का कार्य करें वैज्ञानिक प्रगति से पूरी तरह से लाभान्वित हो और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, लोकतंत्र का मूलाधार विकास तथा मानव गरिमा का लाभ प्राप्त कर सकें। कुंभ मेला कहता हाल ही में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। कुंभ मेला पवित्र कलश का त्यौहार, विश्व में श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। यह पवित्र नदियों में उपासना एवं स्वच्छता से संबंधित है अनुष्ठानों के समन्वय का प्रतिनिधित्व करता है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जिसे प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर पौष माह यानी 22 दिसंबर 2000 यानी जनवरी के 22 दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है ना, 22 दिसंबर और 20 जनवरी की पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। 22 दिसंबर और 20 जनवरी की पूर्णिमा के समय मनाया जाता है, जिसमें पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्षों में चक्रीय आधार पर इसका आयोजन निम्न स्थल पर किया जाता है, जैसे हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन झिप्रा नदी के तट पर। कुंभ मेले से संबंधित ज्ञान साधु एवं संतों द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रसारित हुआ। इतिहास में कुंभ मेले के विषय में विवरण ह्वेन-त्सांग की रचनाओं में मिलता है। ह्वेन-त्सांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा भी इस त्योहार को जन साधारण के मध्य प्रचलित किया गया था। ह्वेन-त्सांग युआन-चांग या युआन-त्सांग एक चीनी यात्री था। युआन-चांग या युआन-त्सांग वह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। जब वह वापस चीन लौटा तब उसने अपनी पुस्तक सी यू की किसका है भाई? हर्षवर्धन या रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में भारत के संदर्भ में विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, किसका? ह्वेन-त्सांग का पुस्तक है सी यू की रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है ना, ठीक है। उसका वर्णन तत्कालिक भारत के प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उसने उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष तक रहा। उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति के संदर्भ में लिखा। यह कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल के तहत 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था कनिष्क के शासन काल में। ठीक है ना, तो भारत कौन आया था? ह्वेन-त्सांग, युआन-चांग, युआन-त्सांग। भारत, ये सब चीनी यात्री था। भारत आया था किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। इसकी पुस्तक कौन है? सी यू की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची। इस सूची को अमूर्त धरोहर को प्रोत्साहन देने और उनसे महत्व के संबंध में जागरूकता के प्रसार के लिए तैयार किया गया। इसका निर्माण क्वेश्चन फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के प्रभाव में आने का पश्चात किया गया था। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का अर्थ प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, वर्णन, ज्ञान व कौशल के साथ साथ इनसे संबंधित उपकरण, वस्तुएं, प्राचीन कलाकृतियां और सांस्कृतिक स्थल हैं, जिन्हें समुदायों, समूहों और कुछ मामलों में व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर के एक भाग के रूप में महत्व दिया जाता है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहलाती है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए गठित अंतर सरकारी समिति है। सदस्य देशों द्वारा प्रस्तावित नामांकनों का मूल्यांकन करती है। इसके बाद इस सूची को प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। यूनेस्को 2 पृथक सूचियां प्रकाशित करती है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची, इसमें उन अमूर्त धरोहर को शामिल किया जाता है जो सांस्कृतिक विविधता की प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। इसमें उन अमूर्त धरोहरों को शामिल किया जाता है जिन्हें संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में भी सहायता करती है। यह रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेज प्रकाशन भी करती है। इस रजिस्टर में वो कार्यक्रम, परियोजनाएं, गतिविधियां सम्मिलित होती है जो क्वेश्चन के सिद्धांतों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल होने वाली अन्य प्रविष्टियां
योग एक प्राचीन आध्यात्मिक अनुशासन है जो मानव शरीर के मध्य सामंजस्यता पर केंद्रित है। पंजाब के ठठेरे के मध्य पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला। संकीर्तन मणिपुर के गायन नृत्य और ढोल बजाने की परंपरा। लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं का मंत्र उच्चारण, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ उच्चारण। छऊ नृत्य, छऊ यह नृत्य प्रदर्शन एक मुखौटे के साथ किया जाता है। यह पूर्वी भारत की जनजातीय मार्शल नृत्य शैली है जिसमें महाकाव्य, महाभारत, रामायण आदि स्थानीय लोकगीत और काल्पनिक विषयों से संबंधित घटनाओं का अभिनय किया जाता है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, कालबेलिया गीतों और नृत्य का अभिनय राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया को सपेरा जाति भी कहा जाता है। कुडियाट्टम यह केरल के संस्कृत नाट्य कला की एकमात्र जीवित परंपरा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण की परंपरा। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन। रमन भारत में गढ़वाल हिमालय की धार्मिक और अनुष्ठानिक नाट्य कला है। मुदियत्तु केरल का धार्मिक और नृ अनुष्ठानिक नाट्य कला है। नवरोज या पारसी नव वर्ष और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल की सूची। कहता वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.4 के अनुरूप 54 परिसंपत्तियों को संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यह कन्वेंशन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किए जा सकने वाली प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्थलों को परिभाषित करता है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी तथा संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल जैसी गतिविधियों यूनेस्को के इसी कन्वेंशन के तहत आती है। कहता संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल की सूची। कहता इन डेंजर सूची अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन स्थितियों से अवगत कराती है जो किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उन विशेषताओं हेतु संकटप्रद है जिनके आधार पर उस परिसंपत्ति को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही यह सरकारों को उन स्थलों को संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस सूची में कोई भी भारतीय स्थल नहीं है। 2017 की संकटग्रस्त सूची में सम्मिलित विश्व धरोहर स्थल हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना ऑस्ट्रिया का है। हेब्रोन अल खालिद ओल्ड टाउन फिलिस्तीन का है। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कराको पोलैंड में संपन्न वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में के 42वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद के 606 वर्ष पुराने चारदीवारी युक्त शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। आधुनिक अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में अहमद शाह द्वारा आशाबल और कर्णावती के प्राचीन स्थलों पर की गई थी। इस शहर में विद्यमान हिंदू और जैन मंदिरों तथा इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का समृद्ध मिश्रण इसकी सामासिक संस्कृति का परिचायक है। फिर से इस शहर में विद्यमान हिंदू जैन मंदिरों तथा इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का समृद्ध मिश्रण इसकी सामासिक संस्कृति का परिचायक है। भारत में विश्व विरासत स्थल कहाँ कहाँ है भाई? आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, सांची के बौद्ध स्मारक, चंपानेर पावागढ़ का पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल, गोवा के चर्च और कन्वेंट्स, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी महान प्राणवान चोल मंदिर, हम्पी में स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह और पट्टक्कल के स्मारकों का समूह, राजस्थान के पहाड़ी किले, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, खजुराहो के स्मारकों का समूह, महाबोधि मंदिर बोधगया, भारत के पर्वतीय रेल मार्ग, कुतुब मीनार दिल्ली, रानी की वाव, रानी की बावड़ी पाटन गुजरात, लाल किला भीमबेटका शैलाश्रय, सूर्य मंदिर कोणार्क, ताजमहल, जंतर मंतर जयपुर, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, ली कार्बोजिए का स्थापत्य कार्य, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। प्राकृतिक स्थल क्या है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट मिश्रित विश्व धरोहर स्थल के रूप में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट।
तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। इसका उद्देश्य अपनी विरासत मूल्य को प्रभावित किए बिना ऐतिहासिक संरचना की मरम्मत और संरक्षण के लिए किए गए प्रयास को स्वीकार करना है। पुरस्कारों को 4 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कॉन्स्टेंट। कथा मुंबई के क्राइस्ट चर्च और रॉयल बॉम्बे ओपेरा हाउस भारत के अन्य ऐसे स्मारक हैं जिन्हें इस वर्ष का अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के संदर्भ में इसे 108 सबसे महत्वपूर्ण मुख्य विष्णु मंदिरों यानी दिव्यदेशम में से एक माना जाता है। यह मंदिर 2 नदियों कावेरी और कोलनरून द्वारा बनाए गए एक द्वीप पर स्थित है। इसमें 7 प्रकार का संलग्न दीवारें हैं। यह एक वैष्णव मंदिर है जिसे वास्तुकला की तमिल या द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। मंदिर और 1000 स्तंभों वाले सभागृह का निर्माण एक पुराने मंदिर के स्थान पर विजयनगर काल 1336 से 1565 में किया गया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का गोपुरम एशिया श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का गोपुरम एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। इसे राजा गोपुरम भी कहा जाता है। इस मंदिर को मंदिर संरचनाओं के पुनर्निर्माण और वर्षा जल संचय की पुनः स्थापना तथा ऐतिहासिक अपवाह तंत्र प्रणाली के पुनर्निर्माण में पारंपरिक पत्ती के प्रयोग हेतु यूनेस्को पुरस्कार दिया गया। द्रविड़ वास्तुकला। यह वास्तुकला एक शैली है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला में पाई जाती है। मंदिर वास्तुकला की यह शैली 7वीं से 18वीं सदी तक विद्यमान थी। यह अपने पिरामिड, टावर और संरचनात्मक विशालता के लिए विख्यात थी। द्रविड़ शैली की उद्भव चोल राजवंश के शासनकाल में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह पल्लव वंशों के राजाओं, पांड्य, विजयनगर के राजाओं और मदुरा के नायकों द्वारा भी विकसित की गई थी। प्राचीनतम उदाहरणों में से एक महाबलीपुरम का शैलोत्कीर्णित यानी रॉक कट मंदिर या इसके पास का तटीय मंदिर शोर टेम्पल है। इस शैली के मंदिर विमान, गोपुरम, मंडपम से युक्त होते हैं। विमान भूमि का केंद्रीय भूखंड होता है। इसमें एक वर्गीय कक्ष देवालय होता है जहां मुख्य भगवान की मूर्ति रखा जाता है। सामने की दीवार में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। एक स्तंभ युक्त मंडप या हॉल होता है जो मंदिर के विभिन्न भागों को संदर्भित करता है। इसे मंडपम कहा जाता है। मंदिर प्रांगण के अंदर जल का सरोवर भी मौजूद था। पत्थर या कांस से बनी देवता की मूर्ति को मंदिर के सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह के अंदर रखा जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिरों के कुछ अन्य उदाहरण तंजौर में बृहदेश्वर यानी राजराज प्रथम द्वारा निर्मित, गंगाई कोड-चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित आदि है। हाल ही में चेन्नई में रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची। हाल ही में चेन्नई में यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क सूची में सम्मिलित किया है। किसे? चेन्नई को। रचनात्मक शहरों का नेटवर्क क्या है? इसे 2004 में निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के साथ तथा उनके मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को धारणीय शहरी विकास के एक राजनीतिक कारक के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। 7 रचनात्मक क्षेत्रों अर्थात शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, संगीत और मीडिया आर्ट के आधार पर शहरों को दर्जा प्रदान किया जाता है। इस नेटवर्क में सम्मिलित होकर शहर अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली साझा करने, साथ ही सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा नागरिक सम्मान के साथ साझेदारी विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। चेन्नई को अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में सम्मिलित किया गया है। जयपुर शिल्प और वाराणसी संगीत के बाद इस सूची में शामिल किया गया तीसरा भारतीय शहर है। कौन? चेन्नई। यूनेस्को द्वारा तैयार की गई सूची अनुसार भारत की 42 भाषाएं लुप्तप्राय, इंडेंजर्ड और समाप्त या विलुप्त की ओर अग्रसर है। ये भाषाएं 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती है। संबंधित तथ्य: भारतीय संविधान की 8वीं सूची अनुच्छेद 344(1) एवं 351 में भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। 22 अनुसूचित भाषा के अतिरिक्त 31 अन्य भाषाओं को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 गैर
अनुसूचित भाषाएं हैं जो 1 लाख या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। सरकारी पहलें। भारत सरकार 2014 में भारत की लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण की एक योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अधीन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL मैसूर देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं विलुप्ति की मात्रा और उपयोग के प्रक्षेप में कमी को ध्यान में रखते हुए की सुरक्षा, संरक्षण और प्रलेखन का कार्य करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण संबंधी व्याख्याएं, एक भाषीय एवं द्विभाषीय शब्द को भाषा प्रवेशिका, लोक साहित्य के संकलन, सही भाषाओं या उपभाषाओं विशेष रूप से जो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है के विश्वकोश तैयार किए जा रहे हैं। यूनेस्को ने विलुप्ति के संकट के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार किया है। सुवेद, निश्चित रूप से संकटाग्रस्त, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त, अत्यधिक गंभीर रूप से संकटाग्रस्त। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर कथा अक्टूबर 2017 में संधारणीय विकास पर केंद्रित द्वितीय UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का आयोजन किया गया था। इसका सबसे पहले 2015 में आयोजन किया गया था। इसमें पहली बार विश्व के सभी पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रियों को एक साथ एक मंच पर लाया गया था, जिसका उद्देश्य इन उच्च अंतरस्थापित क्षेत्रों के मध्य एक सुदृढ़ सहयोग हेतु महत्वपूर्ण अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान करना था। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो उत्तरदायी, संधारणीय एवं सार्वभौमिक रूप से सुगम पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है। UNWTO पर्यटन की वैश्विक आचार संहिता UNWTO पर्यटन की वैश्विक आचार संहिता के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता है ताकि पर्यटन के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए इसके सामाजिक आर्थिक योगदान को बढ़ावा मिल सके। यह सतत विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति में पर्यटन को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो गरीबी को कम करने के साथ ही वैश्विक सतत विकास को प्रोत्साहित करने में अग्रसर रहे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव। महामस्तकाभिषेक कहता हाल ही में राष्ट्रपति ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ किया। यह संपूर्ण विश्व के जैन समुदाय का सबसे बड़ा समारोह है। महामस्तकाभिषेक या दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात किया जाने वाला बाहुबली का मस्तक अभिषेक समारोह है। गोमतेश्वर की प्रतिमा 24 जैन तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव नाथ के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। प्रतिमा को कायोत्सर्ग मुद्रा में दर्शाया गया है। कायोत्सर्ग का अर्थ है भौतिक सुख और शारीरिक गतिविधियों का त्याग, अर्थात खड़ी या किसी अन्य मुद्रा में स्थिर रहना तथा आत्मा की यथार्थ प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रतिमा का निर्माण 10वीं शताब्दी के ईस्वी के उत्तरार्ध में गंग राजा रचमल के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति चामुंडराय द्वारा कराया गया था। श्रवणबेलगोला के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पड़े एक भीषण अकाल के कारण जैन भिक्षुओं के एक समूह ने भद्रबाहु के नेतृत्व में उज्जैन से श्रवणबेलगोला की ओर प्रवास किया था। प्रवास करने वाले जैन भिक्षुओं के इस समूह को दिगंबर, नग्न या आकाश ही जिनका वस्त्र है कहा गया तथा जो जैन भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर में ही रह गए वे श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं कहलाते हैं। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया तथा अपने जीवन के अंतिम दिनों को श्रवणबेलगोला में व्यतीत करने का निर्णय लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन है? बिंदुसार। जैन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति को आत्मा यानी जीव की शुद्धता और ज्ञान प्राप्ति के क्रम में सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। यह बौद्ध धर्म के नास्तिक विश्वास की भांति है, अर्थात यह ईश्वर की परम शक्ति पर विश्वास नहीं करता है। इसने जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया। यह प्राचीन धर्म में 24 तीर्थंकरों आचार्यों जिन पर विश्वास करता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर को जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ।
जैन धर्म के 3 सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जिसमें पंच महाव्रत शामिल है, अहिंसा, सत्य, असत, आस्तेय। कौन कौन है भाई? अहिंसा, सत्य, आस्तेय मैंने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना, और ब्रह्मचार्य संयम। जैन धर्म के अनुयायियों ने शिक्षण के लिए संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत यानी सामान्य भाषा का उपयोग किया। जैनों द्वारा प्राकृत के अपनाने से इस भाषा और साहित्य का विकास हुआ। प्राकृत का मतलब सामान्य भाषा होता है। प्रथम जैन परिषद का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की थी। जैन साहित्य को जैन आगम कहा जाता है। वे महावीर के शिक्षाओं पर आधारित कुल 45 ग्रंथ है और इन्हें 24वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में संकलित किया गया था। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, उपन्यास और नाटक शामिल है। जैन लेखक का एक बड़ा भाग अभी भी पांडुलिपियों के रूप में उपस्थित है, जो प्रकाशित नहीं हुआ। यह गुजरात और राजस्थान जैन मंदिरों में पाया जाता है। जैनियों द्वारा उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण भी कराया गया। ऐहोल और बादामी की शैलोत्कीर्ण गुफाओं का निर्माण चालुक्य काल के दौरान किया गया। इन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की आकृतियां बनी हुई है। 11वीं से 13वीं मध्य ईस्वी के मध्य चालुक्य राजवंश के राजाओं द्वारा माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलोरा में 5 जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में उदयगिरी में बाघ की गुफा और पुडुकोट्टई में सित्तनबासल गुफा शामिल है। पुडुकोट्टई में सित्तनबासल। कहता है कंधई यात्रा उड़ीसा के बहरामपुर में एक विशिष्ट वार्षिक खिलौने मेले का रूप में मनाया जाता है। कंधई यात्रा के विषय में, यह त्यौहार प्रतिवर्ष हिंदू के सावन माह के पूर्णिमा की रात मनाया जाता है, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार अनुष्ठान की दृष्टि से प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। त्यौहार में पूर्णिमा की रात में मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तल को पौराणिक पात्रों को चित्रित करने वाले मिट्टी के खिलौने से सजाया जाता है। ठाकुरानी यात्रा महोत्सव। हाल ही में बहरामपुर शहर में महीने भर चलने वाला ठाकुरानी यात्रा महोत्सव संपन्न हुआ। यह महोत्सव बहरामपुर सिल्क सिटी उड़ीसा में मनाया जाता है। इस महोत्सव के बारे में यह एक द्विवार्षिक महोत्सव है। इसे घाट यात्रा के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी उड़ीसा का मुख्य त्यौहार है। इस महोत्सव में माँ बुद्धि ठाकुरानी की पूजा की जाती है। इन्हें बहरामपुर शहर की इष्ट देवी और सुरक्षा कवच माना जाता है। इस देवी की पूजा मूलतः डेरा नामक बुनकर समुदाय द्वारा की जाती है। सुर्खियों में क्यों है? मेडारम का यात्रा। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष मेडारम सरक्का सालम्बा यात्रा को राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार घोषित किए जाने की संभावना है। मेडारम एटूर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य में एक दूसरा दूरस्थ स्थान है। यह अभ्यारण्य दंडकारण्य का एक हिस्सा है, जो दक्कन का सबसे बृहद उपस्थित शेष बचा हुआ वन क्षेत्र है। महोत्सव के बारे में, यह प्रत्येक 2 वर्ष में तेलंगाना के मेडारम गांव में 2 देवियों समक्का और उनकी पुत्री सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव इस क्षेत्र के वन में निवास करने वाली कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। यह गैर आदिवासियों को आकर्षित करने वाला एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। नेशनल टैग का महत्व। नेशनल टैग का क्या महत्व है? जो टैग मिलता है किसी चीज़ को। नेशनल टैग मेडारम पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त इसे केंद्रीय निधि प्रदान करने के योग्य बना देगा। एक बार राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किए जाने के बाद यात्रा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 2015 में बनज को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया था, जो नृत्य और संगीत का एक आदिवासी उत्सव है। कावेरी महापुष्करम। हाल ही में कावेरी नदी के तट पर महापुष्कर त्यौहार आयोजित किया गया। कहाँ? कावेरी नदी के तट पर। महापुष्करम के संबंध में पुष्करम नदी की पूजा करने का भारतीय त्यौहार है। भारत में 12 नदियों के तटों पर इसे मनाया जाता है। यह उत्सव 12 वर्षों में एक बार प्रत्येक नदी के तट पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक नदी किसी एक राशि चक्र से संबंधित होती है। प्रत्येक वर्ष इस त्यौहार के लिए उस नदी का चयन किया जाता है जिस राशि चक्र में बृहस्पति स्थित होता है। गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु, प्राणहिता ऐसी 12 नदियां हैं जिन पर पुष्करम मनाया जाता है।
हिंदू पंचांग में कन्या राशि से तुला राशि में बृहस्पति ग्रह के खगोलीय पारंगन में को पारगमन को कहता है। हिंदू पंचांग में कन्या राशि से तुला राशि में बृहस्पति ग्रह के खगोलीय पारगमन को महापुष्करम की अवधि कहा जाता है। यह खगोलीय घटना 144 वर्षों में एक बार होती है। बारी बारी कार्य। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए गए बारी के आभासी संस्करण ने काफ़ी समर्थन जुटाया तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता की है। बारी का अर्थ तीर्थ यात्रा है तथा यह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर के पिठोवा मंदिर तक की जाने वाली वार्षिक पदयात्रा को संदर्भित करती है। यह एक 700 वर्ष पुरानी परंपरा है। विठोबा कृष्ण जो कि विष्णु के एक अवतार हैं का एक रूप है। इस प्रकार वारकरी वैष्णववाद की एक शाखा है। वारकरी तीर्थयात्री विभिन्न संतों विशेषकर ज्ञानेश्वर एवं तुकाराम की पादुकाओं को साथ लेकर चलते हैं। यह भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतः महाराष्ट्र की दक्षिणी कर्नाटक से संबंधित है। पदयात्रा करने वाले व्यक्ति को वारकरी एवं तीर्थयात्री कहा जाता है। इस तीर्थयात्रा का समापन हिंदू चंद्र कैलेंडर के आषाढ़ माह की एकादशी 11वें दिन हो जाता है या होता है। इसने अपने इतिहास के माध्यम से आंदोलन को स्थापित करने तथा समर्थन देने हेतु उत्तरदायी शिक्षकों में ज्ञानेश्वर तुकाराम एवं चोखमेला सम्मिलित है। नंदा देवी राजजात यात्रा हिमालय महाकुंभ यह उत्तराखंड का एक त्यौहार है जिसमें भगवती नंदा देवी गढ़वाल प्रभाग में गौरा एवं राज राजेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध की पूजा की जाती है। यह पूरे 3 सप्ताह तक मनाया जाता है। इसका आयोजन गढ़वाल क्षेत्र चमोली जिले में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। लोसर त्यौहार नव वर्ष के उत्सव का आरंभ करने वाला लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया गया। लोसर त्यौहार के संदर्भ में इस त्यौहार जिसका उद्गम 15वीं सदी में मनाया जाता है में लद्दाखी या तिब्बती नाम वर्ष को मनाया जाता है। यह 3 से 15 दिनों तक चलता है और तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 11वें माह के पहले दिन से इसे मनाने की शुरुआत होती है। लद्दाख के अतिरिक्त इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौर की स्पीति में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग तथा सिक्किम में भी मनाया जाता है। लोसर में विशेष रूप से नृत्य संगीत और आनंद की एक सामान्य भावना रहती है। इस उत्सव में देवताओं को गोम्पा तथा उनके तीर्थ स्थलों में चढ़ावा अर्पित किया जाता है। भारत भर में अन्य नव वर्ष संबंधित उत्सव उगाड़ी तेलुगु नव वर्ष, गुड़ी पड़वा मराठी नव वर्ष, बैसाखी पंजाबी नव वर्ष, पुथंडू तमिल नव वर्ष, बोहाग बिहू असमिया नव वर्ष, पोहेला बोईसख बंगाली नव वर्ष, बेस्तु बरस गुजराती नव वर्ष, बिशु मलयाली नव वर्ष, हिजरी इस्लामी नव वर्ष, लोसोंग सिक्किमी नव वर्ष, चेटी चंद सिद्धि हिंदुओं के लिए हिंदू नव वर्ष। नव कलेवर त्यौहार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नव कलेवर त्यौहार के अवसर पर 1000 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए। ठीक है। नव कलेवर त्यौहार के संदर्भ में पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाने वाला नव कलेवर का सामूहिक उत्सव है। नव का अर्थ है नया और कलेवर का अर्थ है आशय शरीर से है। जगन्नाथ संप्रदाय में यह जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की छवियों का समय समय पर किए जाने वाला नवीनीकरण है। आत्मा या ब्रह्मा को पुरानी मूर्तियों से उनके नए शरीर में एक अत्यधिक निर्धारित तकनीकी एवं गुप्त विधि से स्थानांतरित किया जाता है। नव कलेवर त्यौहार 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। इस महोत्सव के दौरान वार्षिक रथ यात्रा नव कलेवर रथ यात्रा बन जाती है। जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु में प्रचलित बैल को नियंत्रित करने वाला समारोह है जिसे मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। प्रतिभागी एक अखाड़े में बैल को उसके कुबड़ द्वारा नियंत्रित करते हैं। जब तक वे अंतिम रेखा पार नहीं कर लेते हैं तब तक उसके कुबड़ पर लटके रहने का प्रयास करते हैं। यह मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टई और डिंडीगुल जिलों जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है में लोकप्रिय है। यह एक प्राचीन खेल है। संगम सहित ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक में ईरू थाजू बुथल बैल को गले लगाने के कई विशिष्ट संदर्भ मिलते हैं। वर्तमान में पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 राज्य में जल्लीकट्टू के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाने हेतु दिए गए पहले फैसले को रद्द करता है। यह
अब यह निर्णय लेने के लिए संवैधानिक पीठ की स्थापना की गई है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कोई राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए इस कानून को लागू कर सकता है। भारत में पशुओं से संबंधित अन्य खेल। कम्बाला तटीय कर्नाटक में वार्षिक रूप से आयोजित नर भैंसों की दौड़। मुर्गा लड़ाई संक्रांति के दौरान आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय 2 मुर्गों के मध्य करवाए जाने वाला खूनी खेल ब्लड स्पोर्ट। बैलगाड़ी शर्यत महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी कार्ट दौड़। ऊंट रेस राजस्थान में पुष्कर मेले के दौरान। बुलबुल फाइट प्रत्येक मकर संक्रांति के दौरान असम में हयाग्रीव माधव मंदिर में मनाया जाता है। काता अम्बू बाची महोत्सव यह कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। इसे प्रत्येक वर्ष मानसून ऋतु के दौरान मनाया जाता है। साथ ही अम्बुबाची मेले का भी आयोजन किया जाता है। कामाख्या मंदिर देवी शक्ति की 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह तंत्रिका संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ तथा इस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। चपचार कूट चपचार कूट मिजोरम का एक त्यौहार है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा त्यौहार जिसका आयोजन उस अवधि में किया जाता है जब झूमिंग के लिए जलाने हेतु काटे गए बांस और वृक्षों के सूखने की प्रतीक्षा की जा रही होती है। यह झूम के अंतर्गत भूमि सफाई का कार्य समाप्त होने तथा खेत को बुआई के लिए तैयार करने का प्रतीक है। उत्सव धार्मिकता की यह भावना मार्च में 3 से 7 दिनों तक रहती है। ठीक है। चपचार कूट त्यौहार का विकास 1450 से 1600 एडी के मध्य हुआ। पारंपरिक पोशाक परेड तथा चिराब चाई चैलम सरलंकाई जैसे नृत्यों का प्रदर्शन और समूहों द्वारा संगीतमय प्रस्तुतियां इस समारोह का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के पोनेयन प्रमोट हेतु किया जाता है। इस पोनेयन में व्यावसायिक सम्मेलनों प्रदर्शन स्टॉलों के माध्यम से उत्तर पूर्व की सर्वोत्तम विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है और यह पर्यटन कौशल स्टार्टअप हथकरघा और हस्तशिल्प बागवानी औषधियों और सुगंधित पौधों में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य पर आधारित है। क्या है यह त्यौहार? पूर्वोत्तर भारत की कला संस्कृति विरासत व्यंजन हस्तशिल्प व्यवसाय पर्यटन के प्रोन्नयन हेतु नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार या फेस्टिवल का आयोजन मोडनर के गंतव्य पूर्वोत्तर द्वारा किया गया है। इस अवसर पर निम्नलिखित का भी शुभारंभ किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवा उद्यमियों के लिए मोडनर एवं पूर्वी विकास वित्त निगम के संयुक्त उद्यम के रूप में नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड पूर्वोत्तर भारत में संधारणीय पर्यटन के प्रोन्नयन के उद्देश्य से पूर्वोत्तर विकास परिषद नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अगस्त 1995 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक आधारित संरचना और कृषि संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम और बड़े उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा MFI NGOs के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस भी करती है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में दिसंबर माह के आरंभ में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। भारत में हॉर्नबिल 9 विभिन्न प्रजातियां निम्न स्थलों पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइन हॉर्नबिल और ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राजपक्षी। नारकोंडम आइसलैंड नारकोंडम हॉर्नबिल इन डेंजर अन्य पूर्वी एवं हिमालयी तलहटी में व्हाइट थ्रोटेड ब्राउन हॉर्नबिल, रूपस नेक्ड हॉर्नबिल यानी पलनरेबल, ठीक है, रिथर्ड हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। त्यौहार के विषय में यह त्यौहार नागालैंड के श्रद्धेय पक्षी हॉर्नबिल के नाम से मनाया जाता है। श्रद्धेय पक्षी हॉर्नबिल यह त्यौहार नागालैंड की स्थानीय जनजाति का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। इसे नागालैंड के राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह नागालैंड की स्थानीय जनजातियों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार को प्रथम बार सन 2000 में मनाया गया था। इसके बाद यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह पारंपरिक संगीत नृत्य और खेल के माध्यम से नागा संस्कृति की सशक्त प्रस्तुतिकरण है
हॉर्नबिल त्यौहार को नागालैंड के राज्य दिवस के साथ मनाया जाता है। अरनमुला रेगाटा कहता वार्षिक सर्प नौका दौड़, कहता उद्धृत तभी उथ्रितथी बल्लमकली, उथ्रितथी बल्लमकली का आयोजन पंपा नदी में अरनमुला केरल में किया गया। अरनमुला रेगाटा के संबंध में अरनमुला उथ्रितथी बल्लमकली अथवा अरनमुला नौका दौड़ केरल की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित नौका दौड़ है। इस दौड़ हेतु प्रयुक्त की जाने वाली सर्प नौकाओं को पेलियोडम कहा जाता है। केरल में अन्य नौका दौड़ चंपाकुलम मूलम नौका दौड़। इस सर्प नौका दौड़ का आयोजन अम्बल पुच्छा क्षेत्र के श्री कृष्ण मंदिर में कृष्ण मूर्ति की स्थापना वाले पवित्र दिन में किया जाता है। यह चंपाकुलम झील एल्लेप्पी में आयोजित की जाती है। पाइपड़ नौका दौड़ जलोत्सवम। इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन करने हेतु अथवा हरिपद सुब्रमण्यम मंदिर में भगवान सुब्रमण्यम की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसका आयोजन पाइपड़ झील एल्लेप्पी में किया जाता है। सादुल बटुक्कम। तेलंगाना की लगभग 3500 महिलाओं ने सादुल बटुक्कम के अवसर पर फूलों की सजावट हेतु सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने का प्रयत्न किया। सादुल बटुक्कम के संबंध में यह तेलंगाना की हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला राजकीय पुष्प त्यौहार है, जो दुर्गा नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है। 9 दिवसीय त्यौहार का समापन दुर्गा अष्टमी के दिन सदुल्ला बटुकुम्मा त्यौहार पर होता है। इस विशिष्ट त्यौहार में पृथ्वी जल मनुष्य के मध्य अंतर्निहित संबंध को मनाया जाता है। पूरे पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान महिलाएं बटुक्कमा के साथ बोदेम्मा यानी मिट्टी द्वारा निर्मित देवी गौरी माँ दुर्गा की मूर्ति, उसी को बोला जाता है बोदेम्मा, बनाकर उसे तालाब में विसर्जित कर देते हैं। यह तालाबों को सुदृढ़ करने के साथ साथ अधिक जल बनाए रखने में सहायता करता है। बटुकमा खूबसूरत फूलों का एक क्रमबद्ध ढेर है, जहाँ विभिन्न औषधि मूल्य वाले फूलों को अन्य विशिष्ट मौसमी फूलों के साथ साथ संकेंद्रित परतों में मंदिर गोपुरम के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तेलुगु में बटुकमा का अर्थ है देवी माँ जीवित हो जाओ, जहाँ देवी माँ महागौरी जीवन दाता की बटुकमा के रूप में पूजा की जाती है। रामकृष्ण आंदोलन। केंद्र सरकार ने संगठनों रामकृष्ण मिशन एवं रामकृष्ण मठ को EPFO कवरेज के अंतर्गत लाने हेतु छूट प्रदान की है। स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी विश्व में भारतीय दर्शन, वेदांत एवं योग को आरंभ करने के साथ अंतर धार्मिक जागरूकता को बढ़ाने हेतु हिंदुत्व को विश्व स्तर पर लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके लेखन एवं भाषणों ने न केवल भारतीयों के मस्तिष्क को आंदोलित किया, बल्कि मातृभूमि के प्रति लगाव को भी बढ़ा दिया। उन्होंने देशवासियों के मस्तिष्क एवं मन द्वारा पूजनीय मातृभूमि को एकमात्र देवी देवता के रूप में स्थापित किया। 1893 में शिकागो में भाषण ने उन्हें विश्व धर्म संसद में सबसे महान व्यक्तित्व तथा भारत को धर्मों की माता के रूप में स्थापित किया। रामकृष्ण आंदोलन के संबंध में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आंदोलन वेदांत आंदोलन के रूप में जाना जाता है के आधार पर निर्माण करते हैं। रामकृष्ण आंदोलन के आधार पर निर्माण करते हैं। रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस द्वारा कलकत्ता के बेलूर में की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। परमहंस ने सभी धर्मों की एकता को स्वीकार करते हुए कहा कि ईश्वर एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु कई मार्ग हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं विषयों पर अपना उपदेश दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिए दोस्त के पास, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।